हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, सिविक्स का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन समझना होगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ बुक जिसमें आपके जो लॉज होती हैं वो सारे कॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, संविधान क्या है? एक ऐसी बुक या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे जो लॉज होते हैं यानी जो कानून होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, तो वो आपके क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर वेरियस आर्टिकल्स होते हैं यानी बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं जिसमें डिफरेंट तरीके की अगर हमारी बातें लिखी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको उसमें बहुत सारे जो राइट्स हैं उसके बारे में लिखा होता है। अब अगर हम बात करें कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान चाहिए क्यों, कि व्हाट इज द नीड, है ना, कि नीड क्या है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म्स द बेसिक काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि देयर शुड बी राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, देयर शुड बी नो अनटचेबिलिटी शुड नॉट बी प्रैक्टिस। तो ये सारी बातें होती हैं कि किसी को भी छुआछूत नहीं करना है। ठीक है, सभी लोगों में समानता होनी चाहिए, ये सारी बातें होती हैं। अब खुद सोचना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये चीजें ये हमें कहाँ से पता चलती है। ठीक है, या हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, ये कहाँ से पता चलता है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ले सर्टेन आइडियाज, कुछ आइडियल्स जो हम चाहते हैं जैसा हमारा कंट्री होना चाहिए, वो सारी बातें हमारे को कौन बताते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। और हम उसी चीज उस एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो एक तरह से रास्ता बताता है जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए। सो दैट इज वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर बात करें सेकंड पॉइंट में, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारी जो सोसाइटी है या हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी जो कंट्री है बेसिकली वो किस तरीके का होगा, उसका फंडामेंटल नेचर क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र ये हमारा नेचर है हमारी कंट्री का। तो ये कौन बताता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। अब कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स, इसके अंदर आपके रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंट्री चलेगा, कंट्री रन होगा। ठीक है, all the person in a country can agree upon on the basis of the way in which they want to country be governed। जैसा कंट्री को गवर्न होना चाहिए, जैसा कंट्री में एक तरह से सिस्टम होना चाहिए। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं, तो ये भी चीज क्या होता है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट डाउन है ना, उसके प्रिंसिपल्स है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन कोई भी अपना टायरनी लेके आ जाए, मतलब एक तरह से अपना कि आज से मैं लाइफ टाइम के लिए यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ या प्रेसिडेंट हूँ, इस तरीके से नहीं हो सकता है ना। तो ये चीजें कौन बताता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसमें रूल्स लिखे होते हैं, प्रिंसिपल लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा का सदस्य है, तो वो पर्सन जो है 5 साल के लिए अपॉइंट होता है अपनी अगर एक बार इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो 5 साल के लिए होता है। तो ये भी कहाँ चीज मेंशन है? अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर इट इंक्लूड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया, ये भी कहाँ चीज लिखा हुआ है आपकी हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जैसे अगर हम बात करें जो जैसे आपका यूएसए है, तो यूएसए इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एन अग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे बिलीव इन द कंट्री शुड अपहोल्ड, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें अपहोल्ड करके रखना है। ठीक है, सो ये भी हमारा कौन बताता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, नेपाल एक कंट्री है, वो मोनार्की था। ठीक है, मोनार्की क्या हो जाता है? जहाँ पर राजा का शासन होता है। ठीक है, यानी राजतंत्र हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, नेपाल क्या था, बहुत टाइम तक मोनार्की था। अब इट रिफ्लेक्टेड द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग। अब जब भी कोई राजतंत्र होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो फाइनल अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी मतलब एक तरह से अधिकार यानी पावर जो होती है वो किसके पास होती है? राजा का। हमने ये सुना भी है कि जो जैसे राजा के जो शब्द होते हैं वही शासन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मोनार्की में देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर ट्रांजिशन ऑफ नेपाल टू अ डेमोक्रेसी, नेपाल ने फिर क्या हुआ, नेपाल एक डेमोक्रेसी बन गया यानी लोकतांत्रिक बन गया। अब जो राजा की जो पावर है मेन वो खत्म हो जाती है,
या फिर उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया जाता है। तो इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री। अब देखो खुद सोचो कि अगर वहां पर पहले तो जो राजा ने कह दिया, ठीक है, वही शासन है, वही एक तरह से रूल है, वही सब कुछ है, लेकिन अब क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी आई है, लोकतंत्र आया, तो वहां पर राजा तो कोई है नहीं, या फिर राजा अगर है भी तो उसके पास कुछ पावर नहीं है। तो वहां पर उस कंट्री में, उस केस में क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी एक संविधान होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्री चलता है, रन करता है, ठीक है। तो इसलिए नेपाल ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम जो है वो स्टार्ट किया। उसके बाद अगर हम बात करें, इन डेमोक्रेसी द लीडर एक्सरसाइज देयर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। अब जो डेमोक्रेसी होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको चुनकर हम पर्टिकुलर, जैसे या तो हम पार्लियामेंट में भेजते हैं या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर में भेजते हैं, ठीक है। तो हमारे जो प्रतिनिधित्व है ना, जैसे हमने क्या किया, जो जब हमारे लोकसभा के चुनाव हुए तो हमने उनमें पार्टिसिपेट किया, है ना, और उसके बाद उनमें से मतलब कुछ लोगों को चुनकर हमने अपने एमपीज बनाया, ठीक है, और उसी में से फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुई। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ये कि जो एक तरह से जो सरकार है वो कैसे चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने उनको पावर दी है कि आप क्योंकि सभी लोग तो जाके पार्लियामेंट में ऑब्वियस हर बात पे डिस्कशन नहीं कर सकते, तो हमने लोगों को चुनकर वहाँ पे भेजा है और वो हमारी पॉलिसीज, हमारे इंटरेस्ट को आगे पहुँचाते हैं, ठीक है। सो ये है। उसके बाद इन डेमोक्रेसी सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूशन द laid down rules that guard against the misuse of authority by the political leader। तो कोई political leader अगेन अथॉरिटी इसका मिसयूज ना कर सके, ये भी कौन इंश्योर करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, कि जो भी हमारी जो अथॉरिटी है, पावर है, ठीक है, हमने उनको जो पावर्स दी हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे वो लोग। A constitution play an important function in democracy and to ensure that dominant group does not use its power against any person, group or organization etc। कहने का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इस चीज को इंश्योर करता है कि जो लोग भी मेजॉरिटी में, यानी जो लोग जिनकी संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक है, तो उन लोगों को ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो जो जिन लोगों की संख्या कम है, अच्छा जी, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो वो होता है वो प्रिवेंट करता है टायरनी। टायरनी क्या हो जाता है, या डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटीज। तो वही चीज है कि आपकी जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी लोगों को, जिनकी संख्या कम है, उन लोगों को दबा ना पाए, ये चीज को इंश्योर करने का भी काम किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन that we might take and which may have an adverse effect on the larger principle that the country believes in, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किसमें, अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक, जो हम ले सकते हैं, एंड विच मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। तो जो कंट्री के जो लार्ज कोर प्रिंसिपल है उस चीज को हम मतलब एक तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझने के लिए समझे तो जैसे राइट टू इक्वालिटी है, अब कोई भी गवर्नमेंट आए वो ये नहीं कह सकते ना कि राइट टू इक्वालिटी को हम एक तरह से अबॉलिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज है कि इस चीज को इंश्योर करने का काम भी कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें विच कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, उसके क्या की फीचर्स है, तो पहले क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू फॉर सेवरलिटी। तो जो इंडियन एक तरह से फ्रीडम स्ट्रगल था उसके लिए ना बहुत टाइम तक लोगों ने एक तरह से अपना फ्रीडम के लिए कोशिश किया था। अब अगर हम बात करें फेडरलिज्म क्या होता है, तो फेडरलिज्म जो होता है उसमें एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे अगर हम इंडिया में भी देखें तो इंडिया में क्या है, एक स्टेट सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, जिसे हम केंद्र सरकार कह देते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कह देते हैं, और एक जो है वो हर स्टेट के लेवल पे गवर्नमेंट है ना, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार कह देते हैं, ठीक है। तो और इंडिया में तो एक फर्दर लेवल एक्सटेंड होता है जिसे हम थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, पंचायत वगैरह, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, फेडरलिज्म इंडिया में फॉलो होता है।
अब अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो अगर हम यूएस की बात करते हैं दैट इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज, क्या करता है गारंटी, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। इसका मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जितने भी हमारे मोर देन 18 प्लस जो लोग हैं, ठीक है, 18 प्लस जो भी लोग हैं, उन सभी लोगों को अगर इफ दे हैव वोटर आईडी कार्ड, सो दे हैव राइट टू वोट, उनको वोट डालने का अधिकार है। नो मैटर आप किस कास्ट से हो, नो मैटर आप हैंडीकैप हो, या नो मैटर आपके पास क्या है, मतलब किस कलर के हो, किस रेस से हो, कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। इफ यू आर 18 प्लस एंड इफ यू हैव वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, सो you can vote in that case, ठीक है। this means people have direct role in the electing their representative। तो जो रिप्रेजेंटेटिव जो कि हमारी तरफ से पार्लियामेंट में जाएंगे या हमारे स्टेट के लेजिस्लेचर में जाएंगे, उनके लिए हमारे पास क्या होता है कि डायरेक्ट रोल होता है। इंडियन जो लोग हैं वो जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ पावर की बात क्या होती है, तो सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में आप देखोगे कि जैसे हमने फेडरलिज्म पढ़ा था ना कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि सेम ही लेवल पर है लेकिन उनमें सब अलग अलग है। एक जो होता है जिसे हम बोलते हैं विधायिका, दूसरा हो जाता है हमारा कार्यपालिका, तीसरा हो जाता है आपका न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या हो जाता है, वो कोई भी रूल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उस रूल्स को जो फॉर्म हुआ है उस रूल को एक तरह से लोग उसको फॉलो करें, इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। और जुडिशरी क्या करते हैं, इफ सम पर्संस आर नॉट फॉलोइंग सम रूल्स, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, जुडिशरी पनिश करती है, ठीक है। तो ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इलेक्ट करके हमने भेजे, ठीक है, वो आपके लेजिस्लेचर बन जाएंगे। जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, अब उस लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ कि हमने मतलब वेरियस जगह कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, वहां पर लोगों ने वोट डाला और जिस पर्सन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले वो पर्सन जीत के पार्लियामेंट में जैसे पहुंच गया, अगर लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं। फिर एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ, इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को और गवर्नमेंट को रन करते हैं। अब क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल के लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जब जैसे इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में हुआ है मल्टीपल तरीके के लोग एक तरह से जीत कर आए। जैसे अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें या फिर और भी कोई फर्दर लीडर हो सकते हैं, ठीक है, वो जीते इलेक्शन में और वो इलेक्शन जीत कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। लेकिन अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर हम बात कर रहे हैं, मोदी जी भी पार्लियामेंट में मेंबर है, राहुल गांधी जी भी मेंबर है, लेकिन आप समझिए जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी जी गवर्नमेंट के पार्ट है, ठीक है, मतलब वो पार्लियामेंट के भी पार्ट है और गवर्नमेंट के भी पार्ट है। तो जो एग्जीक्यूटिव है ना वो जनरली कार्व आउट होती है इसमें से, आपकी लेजिस्लेचर में से, ठीक है। लेकिन हर एक लेजिस्लेट पर्सन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो जरूरी नहीं है कि वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो। जैसे हम बात कर रहे थे राहुल गांधी जी जो हैं वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं, यानी वो लेजिस्लेचर के पार्ट हैं, बट वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं है, बिकॉज ही इज, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को रन नहीं कर, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। अब अगर हम बात करें द जुडिशरी रेफर्स टू क्या होता है, द जो कोर्ट में सिस्टम होता है, कोर्ट के जो सिस्टम होते हैं एक कंट्री में, वो आपका जुडिशरी होता है। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो जाते हैं, फिर हाई कोर्ट हो जाते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, आपकी सुप्रीम कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट देखने के लिए मिल जाएंगे और ये आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 35 तक जाते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल्स हमें क्या बताते हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। अब फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार क्या होते हैं, दीज आर द राइट्स जो बेसिक है, मतलब उतना तो मिलना ही चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी मिल सकता है, पर इतना बेसिक है जो मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स आर रेफर टू द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। स्टेट यहाँ पे स्टेट जो है ना वो कंट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कभी भी जो कंट्री है, कंट्री के जो लोग रूल कर रहे हैं, यानी जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है ना, और इवन जुडिशरी भी है, तो वो क्या है, आपके जो राइट्स है, ठीक है, उनको उनकी वजह से क्या होता है, वो आप पे कोई आर्बिट्रेस नहीं लगा सकते, मतलब मन मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकते। कल को कोई कानून बना दिया कि आज से राइट टू इक्वलिटी जो है वो खत्म कर दें, राइट टू फ्रीडम खत्म कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं करा जा सकता, ठीक है। और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर से भी रोकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटी करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अदर अगेंस्ट जो अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल है, ठीक है। अब जो राइट टू इक्वलिटी जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्टेट यानी जो कंट्री है वो तो अपने लेवल पर कर नहीं सकता आपके साथ इनइक्वालिटी को फॉलो, एज वेल एज ऐसा नहीं है कि कोई और पर्सन भी आपके साथ इनइक्वालिटी को फॉलो करता है, ठीक है। इनइक्वालिटी जो होती है वो कोई भी नहीं प्रैक्टिस करेगा, और उसकी कुछ चीजें हैं जैसे सर्टेन बेसिस होते हैं, उसके बेसिस पे नहीं आप यू नो इनइक्वालिटी कर सकते हो, अदरवाइज आप कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें किसी के रिलीजन के आधार ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और अगर हम बात करें यानी धर्म हो गया, ठीक है, और किसी की कास्ट के बेसिस पे, किसी की क्रीड के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते, पर किसी के लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंस किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कोई सर्टेन प्रोफेशंस होते हैं, जैसे अब मान लीजिए इंडिया में आपको राइट है कि आप कुछ भी चाहो, जो बनना चाहें वो आप बन सकते हैं, ठीक है, आपको कोई रोक नहीं रहा, बट इट डजंट मीन कि आप कल जाके बैठ जाएंगे और आप बोलेंगे कि आज से मैं लोगों को प्रिस्क्राइब करूँगा मेडिसिन, ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी अ डॉक्टर, है ना, उसके लिए आपको एग्जाम्स वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास राइट टू इक्वालिटी तो है, पर उसमें क्या हो जाता है, कुछ आपको रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ऐसे ही अब अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास 6 फंडामेंटल मेनली राइट है, यानी 6 मौलिक अधिकार है। पहला क्या है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम का मतलब हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक और धार्मिक अधिकार, एक तरह से धार्मिक, आप अपने धर्म को किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, दैट इज द राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट यानी आपके जो आप किस तरीके से अपना कल्चर को, एजुकेशन को फॉलो करना चाहते हो, वो वाला राइट। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको रिलीजियस एक तरह से फ्रीडम है कि आप किस तरीके से रिलीजन अपने को प्रैक्टिस करना चाहते हो। उसके अलावा क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको राइट्स मिले हुए हैं कल्चर एंड एजुकेशन से रिलेटेड। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, अगर आपको कोई राइट्स को छीनने का, आपसे स्नैच करने की कोशिश करता है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, कि आपके कोई राइट जो होते हैं उनको आपको नहीं मिलता है इन दैट केस। फिर इन एडिशन टू अगर हम फंडामेंटल राइट बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ये पार्ट 4 में मेंशन है। पहले तो जैसे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, ये पार्ट 4 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये डीपीएसपी क्या होता है, ये वो राइट्स हैं जो आपके फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, ये जैसे आपके फंडामेंटल राइट आपसे अगर कोई लेने की कोशिश करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और आप अपने फंडामेंटल राइट को एक तरह से मांग सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें डीपीएसपी के केस में ये वाली चीज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ऑल्दो ऐसा नहीं होता है कि ये आप डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में बोल सके कि हमारे ये वाली राइट नहीं मिली है, डीपीएसपी हमारे साथ फॉलो नहीं हुआ है और आप इसको कराइए, बट फिर भी ये क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए हेल्पफुल होते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक तरह से अप्लाई करने की कोशिश भी करती है, उसको फंडामेंटल राइट बनाने की भी कोशिश करती है। अब जैसे इसी में अगर हम बात करें, पहले हमारा जो राइट टू एजुकेशन था वो आपका डीपीएसपी में आप समझ सकते हो, उसको वहाँ से टेस्ट किया जाता था, पर आफ्टर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू एजुकेशन बना दिया, ठीक है, और उसको फंडामेंटल राइट में भी इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे भी गवर्नमेंट करती है, ठीक है, टाइम टू टाइम। फिर क्या बोलते हैं कि ये गाइड करते हैं किसको, स्टेट को। डीपीएसपी जो है वो गाइड करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट को कि किस तरीके से उनको अपने लॉज बनाने और पॉलिसीज बनानी है, सो दैट कि पॉवर्टी जो रिड्यूस कर सके हम, पॉवर्टी ऑफ द मासेस, ज़्यादातर जो लोग गरीब हैं उनकी पॉवर्टी को हम किस तरीके से कम कर सके, ये भी चीज़ इंश्योर करने में डीपीएसपी हेल्पफुल होते हैं। अब इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाना,
सेक्युलर क्या हो जाता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। मतलब जैसे अब बहुत से कंट्रीज में होता है, वहाँ पे आपको स्टेट रिलीजन देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे आपको स्टेट रिलीजन इस्लाम मिलेगा, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सर्वधर्म संभाव का एक हमारा प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सभी धर्म जो है वो बराबर है। तो सेक्युलर स्टेट है। इंडियन गवर्नमेंट क्या है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकती। सभी रिलीजन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टेट यानी कंट्री के अकॉर्डिंग सारे क्या है, सेम है। कोई भी उसे छोटा बड़ा नहीं है, सभी रिलीजन स्टेट की आइज में इक्वल है। The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country adhere to, and including representatives that we elect to rule. तो हम जिन लोगों को चुनते हैं और उनको चुनकर सरकार बनाने के लिए भेजते हैं, उनके क्या रोल्स होंगे, इसको भी आपको बताने का काम क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ क्लियर हो गया है। आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।